प्रिय बच्चों, इस कोरोना के दूसरे लहर के अंतर्गत मजबूरन आपको ई कंटेंट के माध्यम से पुनः पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। खैर, आपका इस अध्ययन अध्यापन कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आज आपको भारत का विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ इसके बारे में बताने जा रहा हूं। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। इस अधिनियम में यह कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो एक तरह से अलग यूं कहें कि स्वायत्त कोशी निवेश के रूप में स्थापित कर दिए जाएंगे। उनको ब्रिटिश सरकार एक तरह से अलग अलग रूप में सत्ता सौंप देगी। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य भारत को 15 अगस्त को भारतीय संघ, बाद में इसको भारत गणराज्य की संज्ञा दी गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान और बंगाल राज्य में एक तरह से बांट दिया गया और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत में के पंजाब राज्य में एक तरह से इसको विभाजित किया। इस दौरान ब्रिटिश भारत में से सीलोन जो कि अब श्रीलंका और बर्मा जो कि अब म्यांमार को भी एक तरह से अलग कर दिया गया। लेकिन इस तरह से भारत के विभाजन में इसको शामिल नहीं किया गया। इसी तरह से 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी 10 मिनट में कॉल करती इसी घटनाक्रम में नहीं गिना जाता है। 10 मिनट में कॉल करती हूँ, थोड़ा काम करती हूँ। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गई ताकि आखिरी ब्रिटिश वाइसराय लुईस माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगह की रस्मों में एक तरह से भागीदारी निभा सकें। इसलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को और भारत में वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 10 लाख लोग मारे गए और करीब 1.45 करोड़ शरणार्थियों ने अपना घर बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण ली रही। भारत के ब्रिटिश शासकों ने हमेशा ही भारत में फूट डालो और राज्य करो की नीति का एक तरह से अनुसरण किया। उन्होंने भारत के नागरिकों को संप्रदाय के आधार पर अलग अलग समूह में विभाजित रखा। उनकी कुछ नीतियां हिंदुओं के प्रति भेदभाव भरी हुई थी, तो कुछ मुसलमानों के प्रति उनका रवैया भी नकारात्मक था। 20वीं सदी आते आते मुसलमान हिंदुओं के बहुमत से एक तरह से डरने लग गए और हिंदुओं को लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेता
मुसलमानों को विशेषाधिकार देने और हिंदुओं के प्रति भेदभाव करने लगे हैं। इसलिए भारत में जब आज़ादी की भावना एक तरह से उभरने लगी तो आज़ादी की लड़ाई को नियंत्रित करने में दोनों संप्रदाय के नेताओं में एक तरह से होड़ सी मच गई थी। सन 1906 में ढाका में बहुत से मुसलमान नेताओं ने मिलकर के मुस्लिम लीग की एक तरह से स्थापना की, जो कि एक तरह से ब्रिटिश सरकार की प्रायोजित योजना थी। इन नेताओं का विचार था कि मुसलमानों को बहुसंख्यक हिंदुओं से कम अधिकार दिए हुए हैं तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदुओं का एक तरह से प्रतिनिधित्व करती है। मुस्लिम लीग ने अलग अलग समय पर अलग अलग मांगे रखी। 1930 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने एक भाषण में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग को उठाया। 1935 में सिंध प्रांत की विधानसभा में भी ये मांग गूंजी। इकबाल और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मोहम्मद अली जिन्ना को इस मांग का समर्थन करने को एक तरह से उकसाया। इस समय तक जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के मूलतः पक्षधर थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कांग्रेस नेता मुसलमानों के हितों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लाहौर में 1940 के मुस्लिम लीग सम्मेलन में जिन्ना ने साफ तौर पर कहा कि दो अलग अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित होने चाहिए। हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म, विचारधारा, रीति रिवाज बिल्कुल अलग अलग हैं। एक राष्ट्र बहुमत में, दूसरा अल्पमत में। ऐसे दो राष्ट्रों को साथ बांध करके रखने से कोई अर्थ नहीं है, असंतोष ही बढ़ेगा और अंत में ऐसे राज्य की बनावट का विनाश ही होकर के रहेगा। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि हिंदू महासभा जैसे हिंदू संगठन भारत के बंटवारे के एक तरह से प्रबल विरोधी थे, लेकिन वे मानते थे कि हिंदुओं और मुसलमानों में मतभेद है। 1937 में इलाहाबाद में हिंदू महासभा के सम्मेलन में एक भाषण में विनायक दामोदर सावरकर ने यह कहा था कि आज के दिन भारत एक राष्ट्र नहीं है और यहाँ पर दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। कांग्रेस के अधिकतर नेता पंथ निरपेक्ष थे और संप्रदाय के आधार पर भारत का विभाजन को करने के इस विरुद्ध थे। महात्मा गांधी का विश्वास था कि हिंदू और मुसलमान साथ रह सकते हैं और उन्हें साथ ही रहना ही चाहिए। उन्होंने विभाजन का घोर एक तरह से विरोध किया और उन्होंने कहा कि मेरी पूरी आत्मा इस विचार के विरुद्ध विद्रोह करती है कि हिंदू और मुसलमान दो विरोधी मत और संस्कृतियां हैं। ऐसे सिद्धांत का अनुमोदन करना मेरे लिए ईश्वर को नकारने के समान ही है। बहुत सालों तक गांधी उनके अनुयायियों ने कोशिश की कि मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर न जाएं और इस प्रक्रिया में हिंदू और मुसलमान गर्म दलों के नेता उनसे बहुत ही अधिक तरह से चिढ़ गए थे। अंग्रेजों ने योजनाबद्ध रूप से हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के प्रति एक तरह से शक को बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग ने अगस्त 1946 में सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया और कलकत्ता में भीषण दंगे भी करवाए, जिनमें करीब 5000 लोग मारे गए और बहुत से घायल भी हुए। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि विभाजन को स्वीकार करें, जिससे कि पूरी तरह से युद्ध की स्थिति न पनप पाए। तो मैंने आज इसकी पृष्ठभूमि आपको इस तरह बताई। कल मैं आपको इसको भारत विभाजन की जो प्रक्रिया रही उसके बारे में नेक्स्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।